गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यानी रेजिस्टेंस के बारे में, यानी जो रेजिस्टेंस जो होता है यानी क्या है और इसके बारे में। तो इसके पहले हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि यानी V = IR और पूरा उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सा इफेक्ट जो फैक्टर जो है उसको इफेक्ट करता है उसके बारे में, और उसको फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। तो चलिए यानी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यानी इसको यानी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर भी करें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जितना लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने से यानी एनर्जी बढ़ता है और एनर्जी का लेवल आगे इंक्रीज कर देता है। चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक क्या है यानी फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं उसके बारे में। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा यानी एक बार सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सा यानी रिकॉल करते हैं यानी इसके प्रीवियस वाला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे यानी ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ से हम लोग को पता चल क्या चला यहाँ से कि V = IR यानी वोल्टेज और ये करंट के बीच का रिलेशन जो होता है, जितना वोल्टेज इंक्रीज करेगा करंट भी उतना ही इंक्रीज करता है। अब यहाँ से एक टर्म्स आ गया यानी रेजिस्टेंस, जो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ से इन ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या हम लोग को बताता है कि V = IR, यही था ना यहाँ ओम्स लॉ। तो ये V = IR, आई क्या था या सॉरी आई तो करंट हो गया और R का ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग एक बार और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं फिर उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए तो रेजिस्टेंस का काम क्या है कि जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसे मान के चलिए ये एक टीवी का आईसी है, ठीक है, ये टीवी है, इसके अंदर आईसी है। अब आईसी में जो होता है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब इसमें से बहुत से यानी क्या छोटा छोटा यानी डिवाइस लगा रहता है इसमें उपकरण। अगर मान के चलिए यहाँ से दो यानी इनपुट रहेगा करंट, यानी यहाँ से यानी दो यानी इनपुट रहेगा यानी करंट के लिए। यहाँ से जैसे इसको वोल्टेज दिया जाता है, तो इसमें जो होता क्या है कि कभी कभी यानी वोल्टेज अगर ज़्यादा होता है तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो यानी उस करंट अगर ज़्यादा होगा तो इस वोल्टेज पूरा आईसी जो होता है इस सर्किट को जला देता है, ठीक है। किसकी वजह से, तो यानी वोल्टेज और करंट की वजह से। तो इस वोल्टेज यानी करंट को कम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यानी रेजिस्टेंस बोला जाता है, यानी उसको कंट्रोल करने के काम करता है। कौन आता है, रेजिस्टेंस। किसको आता है, यानी इस आईसी और सर्किट में जनरली। तो इस क्या समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जो होता है यानी करंट को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, यानी उसके करंट को फ्लो को उसको रोकता है, कम करता है। ऐसे तो हर चीज़ में रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत। चलिए अब हम बात करते हैं, तो पूरा रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अब रेजिस्टेंस जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है उसके बारे में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यानी आप यानी वीडियो को यानी कंटिन्यू यहाँ से लगा रहे और इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर भी करें। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ से देखते हैं। अब हम बात करेंगे यानी फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस। तो पहला जो फैक्टर जो होता है रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाला है, सबसे पहला जो है बात करेंगे यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का लंबाई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है यानी या कंडक्टर है या कोई भी मेटल है, उसका जितना अगर लंबा अगर लेंथ उसका बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, यहाँ से उस पर देखेंगे कि रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है या घट रहा है उसके बारे में। तो पहला जो यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से बात करते हैं, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर then resistance also increase। क्लियर, ये पहला पॉइंट है इसका। तो यानी अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस अगर उसका यानी बढ़ाएंगे तो उसका मतलब उसका लेंथ भी बढ़ेगा, और लेंथ भी बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यानी रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर जो है क्या चीज है, तो यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए अब बात यहाँ से कि अगर ये लंबाई अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी अगर बढ़ेगा, क्लियर।
अब इसमें जो है दूसरा थोड़ा और इसको देख लेते हैं। अगर इसका लंबाई अगर कम होगा, लंबाई अगर घटेगा तो इसका डिस्टेंस भी घटेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर लंबाई जो है इसका लंबाई को दुगुना कर देंगे, 2L कर देंगे, L डैश बराबर 2L, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, यहाँ से दुगुना हो जाएगा, R डैश बराबर 2R हो जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है तो जितना इंक्रीज करेगा उतना ही टाइम्स यानी उसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा, और लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर्स या मेटल्स। यानी इसका मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग कि अगर अब घटेगा, इसका मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बढ़ेगा तो उसका यानी करंट क्या होगा, उसमें ज़्यादा फ्लो होगा और रेजिस्टेंस घटेगा। इसको इतना लिखवाने की जरूरत क्या नहीं है। यानी रेजिस्टेंस होता है R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया। ये हो गया आपका यानी सेकंड इक्वेशन, इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर मान के चले अगर एरिया को दुगुना बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस का आ जाएगा वहाँ से, अगर एरिया अगर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस का आ जाएगा बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यानी इसका एरिया घटेगा, यानी इन्वर्सली काम कर रहा है, यानी उल्टा। अगर रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज कराएंगे तो इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो इसका एरिया यानी बढ़ेगा। क्लियर। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और कितना है, दो इसका पॉइंट है, यानी 4 पॉइंट है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं इसका, ये उसके बाद 2 हो गया। अब उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द यानी नेचर ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब क्या होता है कि नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब ये जो रेजिस्टेंस जो होता है वो हर मटेरियल्स का यानी इंक्रीज और डिक्रीज तो करता है, लेकिन उसका मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कि अगर जैसे मान के चलिए नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम का है एक एलो है, तो एलो का जो रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होता है। और एक प्योर मेटल होता है उसका रेजिस्टेंस, और एक एलो जो होता है उसका रेजिस्टेंस, दोनों में क्या है बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंस होता है। जैसे नाइक्रोम के ले लेते हैं तो नाइक्रोम का जो उसका जो क्या बोलते हैं रेसिस्टेंस जो होता है उसका बहुत अधिक होता है, किसका, यानी एक कॉपर या एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में। तो उसके नेचर पर भी डिपेंड कर रहे हैं यहाँ से। तो कह रहे हैं यानी रेजिस्टेंस ऑफ द materials depends on the nature of the material। क्लियर। मटेरियल्स। अब उसके बाद बात करते हैं यानी फोर्थ पॉइंट में, ये तो हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, लेंथ हो गया कंडक्टर का। अब हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ से नेचर ऑफ द मटेरियल हो गया, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर T। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि जो मेटल को अगर मेटल बोल रहे हैं, यानी मेटल या कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर प्योर मेटल है, अगर उसको हीट करते हैं यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है ऑटोमेटिक उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है कि उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस घटता है। जैसे मान के चलिए सेमीकंडक्टर हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये इसको मेटलवाइड हम लोग बोलते हैं, यानी 10th में मेटलवाइड पढ़ना है। तो ये मेटलवाइड का प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है, अगर उसका टेम्परेचर घटाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यानी इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, यानी इफ वी इंक्रीज
increase the temperature of the materials, then its resistance also decreases। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो बात किया जा रहा है केवल मेटल्स के केस में, यानी यानी टेम्परेचर जो होगा फॉर मेटल्स, यानी प्योर मेटल के केस में, कि अगर हम लोग इसका यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो तो ये टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस जो है ऑटोमेटिक इसका इंक्रीज होगा। कर यहाँ से इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल देन इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीज, लिखा है यहाँ पर इंक्रीजेस। लेकिन डिक्रीज भी करता है तो किसके केस में, तो यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, और टेम्परेचर अगर यहाँ से कम करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। ये जो है प्योर मेटल्स यानी मेटल्स के केस में है। अगर वहीं हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, यानी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक घटता है, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसको, अब कंबाइन करते हैं फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, जो इक्वेशन हम लोग बात करते हैं अब कर रहे हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल्स, किस पर रेजिस्टेंस होता है, मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है और उसका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यानी प्योर मेटल का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक उसका बढ़ता है, और उसका रेजिस्टेंस घटता है कब, अगर टेम्परेचर अगर घटाएंगे तब। अब हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ से इसके पहले हम लोग जो इक्वेशन बनाए थे उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला इक्वेशन क्या था, R प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा इक्वेशन क्या था, R प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जब दोनों को जब कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो R जो होगा प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जैसा जब साइन जब हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो R जो होगा ये कांस्टेंट हो गया L/A। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यानी इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल का जो अब बात करते हैं यहाँ से जो यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी जो होता है ये अलग चीज़ होता है। ये जो रेसिस्टिविटी जो होता है रेजिस्टेंस के जैसा होता है, लेकिन ये जो है रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अब इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं यहाँ से, अभी थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं यहाँ से। तो R इक्वल टू कितना यहाँ से रो L/A। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा और डीपली हम लोग देखेंगे यहाँ से, तब तक इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये हो गया R इक्वल टू रो L/A। अब अगर हम लोग को रो निकालना होगा तो एक आ गया यहाँ से, तो रो इक्वल टू R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, ये रो हो गया, इसको हम लोग ग्रीक वर्ड जो होता है इसको रो बोलते हैं, इस रो हो गया, और इसको हम लोग रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, और ये हो गया इसका एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और एल हो गया इसका लेंथ ऑफ द
कंडक्टर कर देते हैं यहाँ से, कंडक्टर। ठीक है, तो इतना चीज हुआ। अब इसको उतारे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये जो वीडियो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग और टू द पॉइंट कंसेप्चुअल पॉइंट यानी यहाँ से इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते चलिए, ताकि हमको एनर्जी मिले और आगे इससे भी अच्छा हम वीडियो को यहाँ से डिलीवर करें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी। अब कोई बात करेगा यहाँ से कि रेसिस्टिविटी का इसका ऐसा यूनिट जो होता है, यानी लेवल 10 तक जो होता है, यानी इसका यूनिट और इसका डेफिनेशन बहुत क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अब इसका यूनिट देखते हैं यहाँ से रो हो गया रेसिस्टिविटी, इसका SI यूनिट, SI यूनिट्स। तो क्या हो गया यहाँ से रेसिस्टिविटी का, तो इसका देखिए, तो कोई भी जो यूनिट जो निकाला जाता है तो उसके फॉर्मूला के आधार पर उसको निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर R इक्वल टू रो L/A, और रो का वैल्यू कितना आ गया, R इंटू एरिया अपॉन L। तो R के जगह यानी क्या आ जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या जगह यहाँ पर ओम, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे। एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का भी मीटर होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया ओम। तो ओम को ओमेगा से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ओम मीटर हो गया। तो इसका ऐसा यूनिट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हटाएंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको आगे इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस आएगा और रेसिस्टिविटी। इसमें जो 99% स्टूडेंट जो होता है कंफ्यूज होता है। जैसे मान के चलिए रेजिस्टेंस मेटल हो गया या कंडक्टर। अब बात करते हैं इसमें रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी। तो देखिए, ये जो है ये डिपेंड्स ऑन द यानी ज्योमेट्रिकल शेप और साइज। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसका यूनिट हो गया ओम और इसका हो जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक है ना। अब इसका जो हो गया आपका इट्स डिपेंड्स ओनली नेचर और टेम्परेचर। और ये भी डिपेंड करता है नेचर पर और टेम्परेचर पर। लेकिन ये जो है ये आपका शेप और साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन ये डिपेंड्स ओनली नेचर और टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज। थोड़ा इंक भर लेते हैं, तब तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंक हमारा खत्म हो गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहां से कि रेजिस्टेंस जो और रेसिस्टिविटी जो है, दोनों देखने में तो एक है, लेकिन दोनों का सब कुछ यानी एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस जो है उसका यूनिट तो यानी डिफरेंस है, और इसका शेप साइज उसको भी देखते हैं आप कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका फिजिकल क्या है प्रॉपर्टी, उसके बारे में भी। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ से ये शेप और साइज, और यहाँ पर ये जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, और इसके क्या बोलते हैं टेम्परेचर, और इसका नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, ये भी टेम्परेचर नेचर पर डिपेंड कर रहा है। और इसमें जो है ये, लेकिन ये शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए कैसे, अब जैसे मान के चलिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं समझने के लिए कि जैसे ये एक कॉपर का मटेरियल है। ठीक है, ये कॉपर हो गया, ये कॉपर का हो गया। ठीक है, अब इस कॉपर को हम लोग, इस मटेरियल को हम लोग दो भाग में यहाँ से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक बड़ा सा हो गया, मान के चलिए ये सिलिंड्रिकल पीस में है, ठीक है। अब देखिए जब सिलिंड्रिकल ये पीस में है, एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, तो मान के चलिए ये बड़ा वाला पीस है, ये बड़ा वाला पीस और एक छोटा पीस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लंबाई कितना है, L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। अब देखिए अब ये देखने में दोनों को समझिए कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। अब इसका रेजिस्टेंस R1 लेते हैं और इसका रेजिस्टेंस R2 लेते हैं। अब गौर से देखिए यहाँ से ये इसका लंबाई यहाँ से L1 लेते हैं, यहाँ से L1 और इसको L2 लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 बराबर रो L बाई A। एरिया तो दोनों का सेम रहेगा, ए भी एरिया इसका सेम है, इसका भी एरिया सेम है, ए है, क्योंकि इसका एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। अब देखिए यहाँ से तो R2 बराबर रो L बाई इसका L2, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया और एरिया। अब गौर से देखिए दोनों क्या है, कॉपर का है, एक बड़ा सा है तो इसका दो पार्ट किया हम लोग, ये L1 और L2। L1 क्या है यहाँ से, L1 ग्रेटर देन ये L2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि L1 का जो रेजिस्टेंस है R1 इक्वल टू रो L1 बाई ए और R2 इक्वल टू रो L2 बाई ए। तो गौर से देखिए इसमें क्या है, एरिया भी सेम है, एरिया भी सेम है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों का रेजिस्टेंस का सेम हो क्या, तो सेम नहीं होगा, क्योंकि इसका लंबाई क्या है, बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। तो देखिए रेजिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग है, गौर से देखिए इसमें रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी जो है दोनों का इसमें सेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों कॉपर का है तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया, इसका रेसिस्टिविटी का हो गया, किसका होगा, रेसिस्टिविटी कॉपर का होगा, यानी क्लियर। देखिए इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, तो ये जो होगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगा, यानी एक ही यानी मटेरियल का है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया, सेफ साइज पर डिपेंड कर रहा था, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी जो कहते हो रहा जो है वही रहा, क्लियर। तो ये आपको आई होप दैट इसको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इतना इससे अच्छा कोई कंप्लीट समझाने वाला यहाँ वीडियो नहीं मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब हम देखेंगे यहाँ से कि इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं, और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अब रजिस्टर्स को कैसे हम लोग सजाते हैं इसको। चलिए तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि जो रेसिस्टेंस जो होता है वो फिजिकल ज्योमेट्रिकल शेप साइज एंड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेसिस्टिविटी, अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से रेसिस्टिविटी जो है जितना भी मटेरियल है सबका कुछ यानी रेसिस्टिविटी है, ठीक है। चाहे कंडक्टर हो या एलो हो, ठीक है, जो भी है सबका कुछ ना कुछ आपका ये रेसिस्टिविटी दिया हुआ रहता है। अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ से रेसिस्टिविटी का, हम लोग प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए जितना भी जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जैसे आयरन ले लिए, टोस्टर ले लिए यहाँ से, तो वहाँ पर जो होता है उस एलिमेंट को उस डिवाइस को बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा यानी हीट की ज़रूरत होता है, क्योंकि वो जितना भी उसका प्रिंसिपल जो होता है वो हीट के बेसिस पर ही होता है, और उसके हीट के अनुसार हम लोग उसको काम में हम लोग यूज करते हैं। तो वैसा मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस का ज़्यादा होता है, तो उसके अनुसार जो होता है जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ करते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हम लोग एक क्या बोलते हैं, आयरन ले लिए, टोस्टर ले लिए, और भी है। तो वैसे यानी जो जितना भी जो यानी मटेरियल जो होता है जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है उसी को हम लोग हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल को हम लेते हैं, जैसे अब हम बात करते हैं आज जैसे मैग्नीन के लिए, ठीक है। जैसे मैग्नीन, तो मैग्नीन जो है ये किस चीज़ का ये कॉम्बिनेशन है। तो मैग्नीन जो होता है, आगे समझते हैं कि मैग्नीन ये क्या है। तो ये एक एलो है। तो एलोस क्या होता है, तो एलोस जो होता है
कि दो या दो से अधिक जो मटेरियल का जो कॉम्बिनेशन यानी मिलाकर जो बनाया था उसको हम लोग यानी एलो बोलते हैं, ठीक है। और उसका रेसिस्टिविटी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसी के अनुसार जो हम लोग जितना भी जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है जैसे आयरन या जो भी चीज़ है उसको बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, तो ये मैग्नीन जो है किस चीज़ का, ये मिश्र से मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें जो होता है यानी कॉपर रहता है प्लस मैग्नीज, और इसमें निकल भी रहता है, निकल जिसको बोलते हैं। तो मैग्नीज जो है यानी आपका एक एलो है, और इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से, तो इसका रेसिस्टिविटी जो होता है मैग्नीन का ये बहुत ज़्यादा होता है। किससे? तो ये जो कॉपर जो है ना, यानी कॉपर से, क्लियर। क्योंकि ये जो है येलो मटेरियल है, येलो जो है बहुत से मटेरियल से मिलाकर बनाया जाता है, तो इसीलिए जो है मैग्नीन कॉपर बोलते हैं, मैग्नीन हुआ, नाइक्रोम हुआ, उसको बनाने के लिए। अब दूसरा हम लोग ये लेते हैं मटेरियल, एलो के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड एलो मटेरियल्स के बारे में, जैसे कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन। तो देखिए, तो ये ऐसा एलो है, इसका हम लोग इसका भी उपयोग करते हैं हीटिंग में, लेकिन इसमें ये कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना रहता है? कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस निकल, क्लियर। और इसका भी जो रेसिस्टिविटी जो होता है, यानी इसका जो कॉन्स्टेंटन, यानी इसका ये कॉपर से ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो कॉपर जो लिखा गया है मतलब प्योर फॉर्म में है कॉपर, यहाँ पर जो 30 गुना इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर 25 टाइम्स अधिक होता है। और भी एक तो एग्जाम्पल में लेते हैं यहाँ से, जैसे कुछ यानी रेसिस्टिविटी वाला मटेरियल्स का, जैसे मान के चलो नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम जो होता है ये कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बना हुआ रहता है? निकल, क्रोमियम प्लस Fe, मतलब आयरन से भी, आयरन भी रहता है इसमें, और इसमें मैग्नीज भी रहता है, ठीक है। तो इतना चीज़ से मिलाकर बनाया जाता है कौन? नाइक्रोम। इसका रेसिस्टिविटी जो होता है 60 गुना अधिक होता है। यानी इसका जो नाइक्रोम का होता है, नहीं तो नाइट्रोम पढ़ लोगे, नाइक्रोम जो होता है इससे कितना होता है? कॉपर से लगभग 60 गुना अधिक होता है। तो देखिए, ये सब जितना भी जो ये मटेरियल बताया गया है, ये क्या है? येलो है। ये भी क्या है? ये भी, इसको भी लिख देते हैं येलो, नहीं तो आप लोग समझ लीजिएगा कि येलो नहीं है। तो येलो का मतलब क्या है कि जो दो या दो से अधिक मटेरियल्स को यानी मिलाकर बनाया जाता है, और इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और इसका रेसिस्टिविटी हाई होने की वजह से इसको हम लोग आयरन, टोस्टर, जितना भी गीजर्स या जितना भी जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग बनाया जाता है, क्लियर। चलो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये जितना भी जो टॉपिक बताया गया है बहुत यानी मार्केबल पॉइंट्स है यहाँ से। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखेंगे हम लोग कि इसका रेजिस्टेंस पर यानी कुछ एक या दो क्वेश्चन भी देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जैसे मान के चलिए यहाँ से हमको निकालना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, अगर मान के चलिए कोई एग्जांपल में दिया है कि कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है, मटेरियल का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, ठीक है, और उसका लेंथ कितना दिया है, यहाँ से लंबाई दिया आपको 5 मीटर, और उसका जो है यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है यहाँ से, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 2 मीटर। तो पूछा गया कि इसका रेसिस्टिविटी कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ से, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल। यहाँ से इससे कितना निकल गया हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R = रो एल अपन ए। अब हमको यहाँ से रो निकालना है, यहाँ से रेसिस्टिविटी निकालना है, तो R × A/L हो जाएगा। और R का वैल्यू कितना दिया है 10, एरिया का वैल्यू कितना दिया है 2, सॉरी इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो 2 हो गया। और L का वैल्यू कितना दिया यहाँ से 5, तो 5 2 × 10, 2 2 = 4, तो इसका रेसिस्टिविटी कितना आ गया 4 ओम मीटर आ गया, क्लियर। तो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
कुछ इसका जो है, जैसे कोई कंडक्टर का हम लोग बात करते हैं, उसका लंबाई बढ़ा रहे हैं और उसको घटा रहे हैं, तो उस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर। चलिए तो इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब जैसे बात कर रहे हैं यहाँ से कि कोई एक, मान के चलिए कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का यहाँ से कुछ, इसको हम लोग, इसका लंबाई कितना यहाँ से L है, इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, R दिया है, और इसका जो है डायमीटर जो है, सॉरी डायमीटर बोल, रेडियस, इसका R जो दिया है कितना दिया यहाँ से, R दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका, यानी अगर इस कंडक्टर का अगर हम लोग रेडियस को अगर दुगुना कर दें, ठीक है, अगर बढ़ा दे, तो इस पर क्या फर्क होगा, तो केस फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, और केस टू कि इफ R इज 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम अगर इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, उसको देखते हैं यहाँ से। तो ये नॉर्मल स्टेट में जो होगा, जब इसका नॉर्मल, इसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है और स्मॉल r क्या है, रेडियस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना, R इक्वल टू रो L अपन ने, पहला केस में, ठीक है। और जब इसका रेडियस को दुगुना कर देते हैं, तो अब क्या होगा, तो मान के चलिए इसी, यानी इसको हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं आप। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, यानी एट L कांस्टेंट, मतलब उसका लंबाई जो है कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, इसका जाहिर सी बात है कि चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका एरिया कितना होगा, अब आगे रेडियस देखते हैं, तो नया रेडियस R डैश कितना आ जाएगा, R 2R, और लंबाई कितना होगा, L है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से, R इक्वल टू रो L की जगह कितना आ जाएगा यहाँ से, L, एरिया कितना होता है, पाई R स्क्वायर, और इसका भी एरिया कितना है यहाँ से, पाई R स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया पाई, R का जगह कितना रखें यहाँ से। अब इसका जो रेडियस जो है R डैश, मतलब R डैश का स्क्वायर, तो नया इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ से, R डैश ले लेते हैं, तो ये R डैश कितना हो गया यहाँ से बच्चा, तो रो L बाई पाई, R का जगह कितना होगा, 2R का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ से, रो L बाई 2 2 जा 4 R स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको 1/4 को बाहर ले लेते हैं, रो हो गया L, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पाई छूट गया, पाई, हाँ पाई हो गया। उसके बाद क्या गया यहाँ से, पाई R स्क्वायर। अब गौर से देखिए, ये एरिया के बराबर होता है पाई R स्क्वायर, ए के बराबर, क्योंकि एरिया तो उसका पहले जैसे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो क्या बन गया यहाँ से, 1/4 इंटू R, और इसका वैल्यू कितना होता था यहाँ से, गौर से देखो आप, R के बराबर, तो इसका नया रेजिस्टेंस हो गया R डैश इक्वल टू, यानी R/4 मतलब क्या हो गया कि अगर उसका रेडियस को अगर दुगुना कर देंगे, तो रेडियस दुगुना होगा तो मतलब उसका मोटाई बढ़ जाएगा, ठीक है। जब मोटाई बढ़ जाएगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, जब करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/4, मतलब उसका जितना भी जो उसका रेजिस्टेंस जो था, उसका 1/4 टाइम्स वो घट गया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इस पर और भी क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन, कि उसको डिक्रीज कर दिया जाए। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं यहाँ से, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के लिए, कि उसका जो इसका रेडियस जो है R जो है, यानी रिड्यूस्ड टू 25%, मतलब इसको रेडियस जो है कोई, इसी से वही क्वेश्चन है, अगर इसका रेडियस को 25% अगर कम कर दें, तो नया रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, R डैश कितना होगा, उसको बताना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से कि कितना परसेंट वो घटेगा यहाँ से रेजिस्टेंस, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस और पढ़ लिए यहाँ से, और रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग, जैसे इसको कोई भी सर्किट में हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया डिवाइस में, तो उसको हम लोग कैसे, रेजिस्टेंस को हमको अगर ज़्यादा लेना होगा तो उसको कैसे जोड़ा जाए, अगर रेजिस्टेंस को कम अगर हमको प्राप्त करना है तो उसको हम लोग किस सीरीज में कैसे जोड़ेंगे हम लोग, तो पूरा इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है,
कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, यानी सीरीज हम लोग लेंगे, सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, पूरा डिटेल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक इस वीडियो में फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, और ये जो वीडियो लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।